तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप भले चंगे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन सा चैप्टर, उसका नाम है रीजनल इंजरी। तो रीजनल इंजरी मतलब किसी खास रीजन में क्या इंजरी हो रहा है, क्या ट्रॉमा हो रहा है, उसके बारे में। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है हेड इंजरी, जो कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेड इंजरी। तो जो हेड इंजरी है भाई साहब, वो क्या है? दो तरह का होता है, क्लोज्ड हेड इंजरी एंड ओपन हेड इंजरी। मतलब कि हेड इंजरी जो है, हेड में जो इंजरी हुआ दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड एक ओपन। उसका बीच क्या है? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर यानी इंजरी की हिट किया लेकिन इंटैक्ट रह गया, ड्यूरामेटर नहीं कुछ हुआ, तो मतलब कि वो क्लोज हेड इंजरी है। यदि ड्यूरामेटर टॉर्न कर गया, टूट गया, तो उसको बोल देंगे ओपन हेड इंजरी। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कल फ्रैक्चर की बात करते हैं। तो स्कल फ्रैक्चर जो होता है वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट ट्रॉमा कर रहा है टू द हेड, तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? ड्यू टू फोर्स ट्रांसमिटेड टू द हेड अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल वर्टिब्रल। मतलब होता क्या है कि डायरेक्ट में मतलब कि आपको कोई रड से हिट किया, आप पे स्टोन पड़ा या आप पे कुछ भी लगा हो, तो डायरेक्ट हिट किया, इंजरी किया, इसको बोलेंगे स्कल फ्रैक्चर डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप कहीं से गिरे, फॉल किए कहीं से, या फिर कहीं से क्या हुआ कि मतलब सीधा गिरे तो पैर के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम से चला गया, या फिर बैठे हुए गिरे तो मतलब कि यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम होते हुए यहाँ पर इंजरी कर दिया स्कल में, तो हो गया इनडायरेक्ट इंजरी। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ स्कल वॉल्ट। स्कल वॉल्ट यानी मतलब जो बोनी पार्ट है स्कल का, उसमें क्या फीसर फ्रैक्चर। पहला जो स्कल वॉल्ट का फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं फीसर फ्रैक्चर, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर है फीसर फ्रैक्चर ड्यू टू हैवी वेपन विथ ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस। मतलब कि फीसर फ्रैक्चर मतलब होता है क्या कि कोई हैवी वेपन है, मतलब भारी वेपन है, और जो स्ट्राइक कर रहा है वो सरफेस जो है ब्रॉड सरफेस स्ट्राइक करने पे, तो लाइक वुडन प्लैंक हो गया, कॉज जनरल डिफॉर्मिटीज कॉज करेगा। इसमें क्या होगा, जो फ्रैक्चर लाइन होगा वो थीन होगा, मतलब फ्रैक्चर लाइन थीन पतला सा फ्रैक्चर लाइन होगा जब सरफेस एरिया ब्रॉड होगा। मतलब कि हैवी वेपन अटैक ऑन द हेड विथ ब्रॉड सरफेस एरिया ब्रॉड होगा, तो वहाँ पे लाइक वुडन प्लैंक से हिट किया जाता है। तो उस केसेस में जो इंजरीज मिलेंगे, जो फ्रैक्चर मिलेंगे, वो लीनियर फ्रैक्चर होंगे, लीनियर सीधा सा फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो स्कल फ्रैक्चर है, स्कल वॉल्ट मतलब कि स्कल के बोन का फ्रैक्चर, वो है डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर। डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर के केस में आप लोग देख पाएंगे कि इस सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन का था फिशर फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ब्रॉड एरिया होगा कॉन्टैक्ट का, हैवी वेपन मारेगा। लेकिन डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर में सेकंड मोस्ट कौन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर है, सबसे सेकंड मोस्ट में क्या आता है, डिप्रेस्ड ड्यू टू हैवी वेपन विथ स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस। मतलब हैवी वेपन मतलब भारी वेपन है, लेकिन स्ट्राइकिंग सरफेस वो स्मॉल लेवल, थोड़ा सरफेस से हिट किया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मतलब मान लेते हैं हाथ से ही हिट करते किसी को, हाथ नहीं वो भारी चीज़ होगा, मतलब मान लेते हैं बहुत बहुत वजन है ये इसका, तो इससे यदि वो इस पर हिट कर रहा है, स्ट्राइकिंग सरफेस बहुत कम है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसका मार्क्स जो होगा, इसका जो मार्क होगा जो यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब जहाँ पे हिट किया, तो उसके कारण इसका मार्क क्या, मतलब इसका सिग्नेचर यहाँ पे आ गया, मतलब कि एक धब्बा आ गया जिससे पहचाना जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिग्नेचर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आल्सो नोन एज सिग्नेचर। एंड उसके बाद क्या होगा, फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, उसका एरिया होगा तो डिस्प्लेस्ड इनवर्ड, मतलब कि डिस्प्रेस्ड हो जाएगा, मतलब कि अंदर दब जाएगा, ठीक है भाई। कैन लीड टू द ब्रेन इंजरी, क्योंकि अंदर दबेगा तो ब्रेन इंजरी हो सकता है। ब्रेन इंजरी होगा तो मतलब ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कुछ सिम्टम आ जाएंगे उससे। उसका ट्रीटमेंट के लिए सिंपल क्या करते हैं, इफ ब्रेन इंजरी प्रेजेंट सर्जिकल एलिवेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट। मतलब कि यदि ब्रेन इंजरी होता है तो सर्जिकल एलिवेशन करेंगे, फ्रैक्चर सेगमेंट को ऊपर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो दबा हुआ है तो उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इफ ब्रेन इंजरी एब्सेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब ब्रेन इंजरी नहीं हुआ, ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नॉर्मल क्या होता है कि जो भी घाव है उसको ट्रीट कर देंगे, तो जाए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। फिर बात करते हैं अपना कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स। इसमें क्या होता है
कि रिपीटेड ब्लोज मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस, मतलब कि रिपीटेडली हिट किया जा रहा है, मतलब कि पहला इम्पैक्ट, सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड इम्पैक्ट, फोर्थ इम्पैक्ट, फाइव इम्पैक्ट, तो उसके कारण क्या होगा, फ्रैक्चर लाइन मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट बनेगा, तो मे बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिशर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, मतलब कि फिशर फ्रैक्चर या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन इसमें रख सकते हैं। इफ मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट विथ नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ लेकिन सिर्फ फ्रेगमेंट का निशान रहा, लेकिन कोई डिस्प्रेस नहीं हुआ, मतलब कि डिप्रेस नहीं हुआ कोई बोन, तो उसको बोलेंगे मोजैक टाइप, मोजैक फ्रैक्चर या स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, क्योंकि उसका डिजाइन होगा स्पाइडर वेब की तरह। ठीक है भाई, अभी और बात करते हैं सुचुरल फ्रैक्चर। सुचुरल फ्रैक्चर में क्या है, यहाँ पकड़ देते हैं। हाँ, सुचुरल फ्रैक्चर में और डायास्टैटिक फ्रैक्चर क्या है भाई साहब। डायास्टैटिक मतलब कि दोनों चीज़ स्टैटिक रह गया, मतलब ज़्यादा हिला नहीं, अपने पोजीशन पर रह गया। सुचुरल मतलब क्या हुआ कि सूचर में फ्रैक्चर, मतलब सुचुरल सिफिस, मतलब जब हिट किए तो जो बोन का सूचर था, जहाँ पे बोन दोनों मिला हुआ था, वो सूचर क्या हुआ, सेपरेट हो गया, सुचुरल सेपरेशन हुआ। ये कहाँ देखा जाता है, क्योंकि यंग एडल्ट में इन एल्डरली स्कल सूचर आर फ्यूज। देखिए जो बच्चे यंग होंगे उसमें क्या होगा, सूचर अच्छी तरह से फ्यूज नहीं हो पाया, तो वहाँ पर सूचर फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा होता है। एल्डरली एडल्ट में स्कल सूचर फिक्स हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एक कॉमन नहीं है। उसके बाद आता है पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंटेड फ्रैक्चर। पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फिगर भी है पॉन्ड फ्रैक्चर का, ये देखिए फिगर देख सकते हैं आप। कॉम्बिन्यूएटेड फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है कि रिपीटेड ब्लोज, मतलब रिपीटेड बार हिट किया जाए, ये अपना फीचर फिगर देख सकते हैं। डिप्रेस फ्रैक्चर का देखिए, यहाँ पर डिप्रेस हो गया है, यहाँ पर जो देख पाएंगे इस फिगर में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जिससे हिट किया गया उसका निशान वगैरह है, मतलब यहाँ पे सिग्नेचर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या हो गया कि एक लाइन है फ्रैक्चर का, तो ये हो गया अपना ये। अब हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, पॉन्ड फ्रैक्चर की। तो पॉन्ड फ्रैक्चर की बात करते हैं, पॉन्ड फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं भाई साहब। पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, या पिंग पोंग बॉल को आप देखे होंगे। पिंग पोंग क्या, इधर दबाएंगे इधर दब जाएगा, दबेगा, मतलब कि वो दबा, लेकिन उसमें क्या हुआ, पिंग पोंग में तो जब दबाते हैं तो उसमें कुछ टूटता फूटता तो नहीं है, मतलब यहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस खाली डिफ्रेस्ड हो गया। इसको बोलते हैं इंडेंटेड फ्रैक्चर। यहाँ पर क्या, यूजुअली सीन इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अप टू 4 years। ऐसा क्यों, देखिए इसको देखते हैं क्यों, बच्चे में देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि बच्चे का स्कल जो होता है बोनिफिकेशन पूरी तरह से नहीं कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर वो बोन सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, प्लाइएबल होता है। ओनली ए डेंट इसी में, डेंट में गड्ढा सिर्फ दिखता है इस सीन इन द स्कल विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं होगा भाई साहब। ये क्या है, मतलब डिप्रेस फ्रैक्चर का वेरिएंट मान सकते हैं इसको। डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन हो रहा था लेकिन वहाँ फ्रैक्चर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पिंग पोंग बॉल की तरह फ्रैक्चर नहीं हो रहा, बल्कि दब जा रहा है बस। कॉमनली सीन इन द बेबीज डिलीवर्ड यूजिंग ऑब्स्टेटिक फोर्सेस, मतलब ऑब्स्टेटिक फोर्सेस का मतलब कि जो ऑब्स्टेटिक अथी होता है, क्या बोलते हैं फोर्सेस, मतलब क्या हुआ, ये कैंची। तो ऑब्स्टेटिक कैंची होता है जिससे पकड़ के क्या होता है, बॉडी बेबी का मुंह को पकड़ के निकाल जाता है फोर्सेस को। तो उस केसेस में क्या हम लोग देखते हैं कि पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंटेड फ्रैक्चर या फिर पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। और कुछ है भाई इसमें, छूट गया। कौन बेबी डिलीवर यूजिंग है उसे डिफोर्स हो गया ख़त्म। इसका फोटो देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पॉन्ड फ्रैक्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फ्रैक्चर ऑफ स्कल वोल्ट में, वो है अपना गटर फ्रैक्चर। गटर फ्रैक्चर की जब बात करते हैं तो देखते हैं, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एन ऑब्लिक ग्लांसिंग बुलेट। मतलब गटर फ्रैक्चर में क्या होता है कि ऑब्लिक बुलेट या ग्लांसिंग बुलेट जब हिट करे, ऐसे करके मतलब टेढ़ा आ रहा है कोई बुलेट, नॉट परपेंडिकुलर बल्कि टेढ़ा आ रहा है। टेढ़ा मतलब ऑब्लिक, मतलब टेंजेंशियल, मतलब विथ एंगल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के आ रहा है, तो उसको बोलेंगे गटर फ्रैक्चर। यहाँ पर जो आप लोग देख पाएंगे, रिजल्ट इन ग्रूविंग ऑफ द स्कल एंड फॉर्म ए गटर, मतलब कि क्या ग्रुप बना देगा, गड्ढा बना देगा किसमें, स्कल में। इसका 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अच्छा से इसके लिए फिगर भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग गटर फ्रैक्चर की जब बात कर रहे थे तो 3 तरह गटर फ्रैक्चर होता है। गटर फ्रैक्चर 3 तरह का था, आइए यहाँ पे देखते हैं भाई साहब। रीजनल इंजरी, हाँ ये अपना गटर फ्रैक्चर है।
तो इस फिगर में आप लोग मतलब कि ये चीज़ देख पाएंगे कि एक क्या टाइप ओपन, टाइप में ओपन में क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टली गया और वो अपना ये गटर फ्रैक्चर इधर है, वही तो हमको लगा ग्लांसिंग ऑब्लिक लाना चाहिए। देखिए ये बुलेट जो है यहाँ पे पेन से आप लोग देख पाएंगे कि ये जो बुलेट है वो हिट किया, तो एक तो क्या हुआ इसका टच करते चला गया अपर लेयर को, दूसरा क्या हुआ दूसरा लेयर को टच कर, दूसरा तीसरा क्या होता है कि अंदर होके बाहर चला जाएगा। मतलब तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 को बोलते हैं की होल डिफेक्ट, तो टेंजेंशियली इंट्री बॉर्डर टू टेबल, बॉर्डर लाइन टू टेबल, ठीक है। इसको बोलते हैं गटर फ्रैक्चर। तो गटर फ्रैक्चर बाद ड्यू टू impact of oblique glancing bullet result in the grooving of skull and forms a gutter। तीन टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप इन्वॉल्व्स ओनली द आउटर टेबल, मतलब कि जो बोन है, बोन का मतलब अब आउटर लेयर अब इनर लेयर, तो आउटर लेयर को आउटर टेबल बोल रहे हैं, इनर लेयर को इनर टेबल बोल रहे हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स ओनली आउटर टेबल, टाइप 2 में क्या इन्वॉल्व बोथ द इनर एंड आउटर टेबल, दोनों को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब कि आउटर टेबल मतलब सिर्फ ऊपर से कट कर चला गया, इनर टेबल यहाँ से कट कर चला गया। एंड टाइप 3 बुलेट ब्रीफली इंटर्स द क्रेनियल कैविटी, मतलब जो टाइप 3 था उसमें बुलेट जो इसे हिट किया है ऑब्लिकली, तो हल्का सा क्रेनियल कैविटी में इंटर करते हुए चला गया। पहला में क्या था टाइप 1 में कि आउटर टेबल को, दूसरा में इनर टेबल को सटते मतलब कि हिट, मतलब कि क्या बोलते हैं सटते हुए चला गया, मतलब कुल मिला के बात करें तो आउटर टेबल को टच करते हुए पियर्स कर दिया, इनर टेबल को टच करते हुए पियर्स कर दिया। एक में क्या होता है लास्ट टाइप 3 वाला में कि जो बुलेट है वो इंटरनल क्रेनियल फोसा जो है, मतलब क्रेनियल कैविटी है, उसमें इंटर कर हल्का सा ब्रीफली इंटर करता है, तो उसको बोलते हैं टाइप 3, देन एग्जिस्ट कर जाता है। तो टाइप 3 वाला को बोलते हैं की होल डिफेक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रेनियल कैविटी में डिफेक्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पर एक होल जो है की होल है, मुख्य होल टाइप का, मतलब इस तरह का कुछ इसका सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं, मतलब वाली बात है भाई साहब। उसके बाद आता है फ्रैक्चर ऑफ स्कल बेस। तो स्कल बेस का फ्रैक्चर कैसे हो सकता है भाई, सोचिए। देखिए रिंग फ्रैक्चर, तो यदि आप मतलब कि किसी हाइट से गिरते हैं तो क्या होगा कि जो लेग है, लेग से ये ट्रांसमिट होगा फोर्स ऊपर की ओर, यहाँ पे हिट करेगा, हिट करने से यहाँ फ्रैक्चर होने के चांस बनते हैं इस जो बेस ऑफ स्कल है वहाँ पे, तो वो होता है मतलब रिंग फ्रैक्चर। तो देखते हैं रिंग फ्रैक्चर में क्या क्या है भाई साहब, फोटो अप्रिशिएट कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ फिर पिक्चर है रिंग फ्रैक्चर का, यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। तो जो हम लोग रिंग फ्रैक्चर करेंगे ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द हाइट एंड लैंडिंग ऑन द फीट और बटक, मतलब कि ऊपर से गिरे या तो लिम्स पे हो गया या बटक पे से गिर गए, तो फोर्स वर्टिकल कॉलम के थ्रू ऊपर चला गया, या फिर लेग से होते हुए वर्टिकल कॉलम होते हुए ऊपर चला गया फोर्स और वहाँ पे इंजरी कॉज कर दिया। या हैवली वेट फॉलिंग ऑन द हेड ऑफ द पर्सन, मतलब आदमी बैठा हुआ ऊपर हैवी वेट से गिरता है, माथा पे ऐसे हैवी वेट गिरता है, तो वहाँ पर केस में भी हम लोग रिंग फ्रैक्चर देख पाते हैं। तो कहाँ कहाँ देख पाएंगे, एक तो ऊपर से गिरा तो खुद गिरा, या तो पैर के बल गिरा या फिर बटक के बल गिरा, मतलब बटक के जो गिरा, ठीक है। दूसरा क्या है फॉलिंग फ्रॉम हाइट एंड लैंडिंग ऑन फीट और लैंडिंग ऑन द बटक। दूसरा कैसे हैवी वेट फॉलिंग ऑन द हेड ऑफ द पर्सन। these are the two conditions in which you will see the ring fracture। उसके बाद क्या करते हैं भाई साहब, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स भाई बताए ही थे कि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स क्या होगा कि लेग्स होते हुए स्पाइनल कोड जाएगा, स्पाइनल कोड से यहाँ पे चला जाएगा बेस ऑफ स्कल में, तो ये वही लिखा हुआ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स वाया स्पाइनल कॉलम टू द बेस ऑफ स्कल अराउंड द फोरामेन मैग्नम, जो इससे वर्टिकल यहाँ पे निकलेगा, देखो पीछे जो होता है वो फोरामेन मैग्नम होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फोरामेन मैग्नम है, ये देखिए ये रहा फोरामेन मैग्नम, ठीक है। आगे बात करते हैं अब लोकेशन की बात। लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन इज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ही लोकेशन है इसका फ्रैक्चर लाइन का, आप लोग देख सकते हैं। ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, मिडिल क्रेनियल फोसा है, तो ये जो है अपना देख सकते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तो इसी में क्या है फ्रैक्चर लाइन। तो ये सब तो बकचोदी वाला बात है भाई साहब। उसके बाद बात करते हैं हिंग फ्रैक्चर की।
तो हिंज फ्रैक्चर में ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन द साइड ऑफ द स्कल, मतलब हिंज फ्रैक्चर में क्या होता है भाई साहब कि ड्यू इम्पैक्ट ऑन द साइड ऑफ स्कल, स्कल के साइड में, साइड से इम्पैक्ट करता है, कॉमनली इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इम्पैक्ट किया। देखिए बेहतरीन तरीके से समझना है तो ये देखिए भाई साहब कौन सा है, हिंज फ्रैक्चर। हिंज फ्रैक्चर में क्या हुआ कि हिंज फ्रैक्चर में 3 तरह का देख पाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यहाँ पे क्या हुआ, साइड से इम्पैक्ट हुआ, देख सकते हैं आप, मैं ऊपर यहाँ पर देख पाएंगे साइड इम्पैक्ट है। फिर इसके कारण क्या हुआ कि 3 तरह का बनता है, टाइप 1 जो कि सीधा सीधा मतलब हॉरिजॉन्टली चला गया, एक क्या ऑब्लिकली ऐसे करके फ्रैक्चर लाइन बना दिया, एक क्या हुआ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्रेनियल में वहाँ पे फ्रैक्चर लाइन बनाया। तो टाइप 1, टाइप 2 हिंज, टाइप 1 जो कि मोस्ट कॉमन मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है, मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह में ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है हिंज फ्रैक्चर। तो यहाँ पे बात करते हैं बढ़िया से, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन द साइड ऑफ स्कल कॉमनली इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, फ्रैक्चर लाइन गोज फ्रॉम वन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन टू अनदर वाया सेला टर्सिका। मतलब क्या होता है कि आप लोग फिगर में ही देख लीजिए, ये क्या है, टेम्पोरल बोन यहाँ पे होगा, तो वन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से फ्रैक्चर लाइन दूसरे पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में चला जाता है। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो है मोस्ट कॉमन जो है मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर बोले जाते हैं, साइकिलिस्ट में हम लोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन स्टार्ट फ्रॉम वन टेम्पोरल रीजन टू द अदर, नोडिंग फेस साइन, इसको बोलते हैं नोडिंग फेस साइन, abnormal mobility ऑफ स्कल बेस। मतलब कि यहाँ पे जो टाइप 1 होता है उसमें क्या मोटरसाइकिल फ्रैक्चर ही बोलते हैं। यहाँ पे लोग बात करेंगे तो एक टाइप टेम्पोरल बोन से दूसरे टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर मिडिल क्रेनियल फोसा होते हुए चला जाता है। तो इस फ्रैक्चर में जो नोडिंग फेस साइन बोलते हैं, स्कल का जो मूवमेंट होता है अब नॉर्मल होता है। टाइप 2 वाले को बोलते हैं फ्रैक्चर लाइन स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर साइड वाया सेरा टर्सिका, सेरा टर्सिका होते हुए पोस्टीरियर साइड से क्या हुआ स्टार्ट हो फ्रैक्चर लाइन, और वो एंटीरियर रीजन में जाकर एंड कर जाता है, रिचेज द एंटीरियर साइड। ये हो गया टाइप 2, मतलब कि जो आप लोग देख पाएंगे इस फिगर में, यहाँ पे टाइप 2 आप लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं कि पीछे से पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से जाके या मिडिल क्रेनियल फोसा जाके एंटीरियर में गया। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से ये मिडिल में चला गया, एंटीरियर में चला गया। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में क्या होता है, फ्रैक्चर लाइन इन्वॉल्व्स ओनली द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। फ्रैक्चर लाइन देख सकते हैं यहाँ पे टाइप 3 वाला में सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इसका अप्रिशिएट कर पाएंगे आप बेहतरीन। ये देखिए ये टाइप क्या है, 1 है, ये पोस्टीरियर से एंटीरियर टाइप 2 है, ये टाइप 3 सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बात करते हैं पप्पिस रूल क्या कहता है कि देखिए जिस समय जब हम लोग इम्पैक्ट करते हैं कोई किसी भी मतलब बॉडी पे, तो उसमें फ्रैक्चर होता है। जब व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ मल्टीपल इंजरी या मल्टीपल ब्लोज, पर्सन विल हैव द मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस। तो हाउ विल गोइंग टू नो या इज एनी way to know which impact is first and which fracture lines are first and which fracture line are hit by second abrasion, second impact. This will told by the Pappes rule. In case of repeated blows to the head producing multiple fracture lines, the second fracture lines never intersect the first, मतलब intersect the previous फ्रैक्चर लाइन। मतलब कहने का मतलब कि सेकेंड फ्रैक्चर लाइन जो ओल्ड फ्रैक्चर लाइन होगा, जो न्यू फ्रैक्चर लाइन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे एंड कर जाएगा, नेवर क्रॉस इट। यूज टू सीक्वेंस द फ्रैक्चर लाइन ड्यू टू द रिपीटेड ब्लो ऑफ द स्कल। वही हम बता रहे थे कि रिपीटेड स्कल ब्लो होता है, मतलब स्कल पे रिपीटेड हिट होता है, तो उसको रिपीटेड पता करने के लिए कौन सा पहले हिट हुआ कौन सा बाद हुआ उसको जानने के लिए पप्पेस रूल लगाते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे आप लोग बेहतरीन से देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फिगर में इसका जो फ्रैक्चर लाइन से इधर जा रहा है, ये आगे बढ़ा, अब फिर कहीं ना कहीं इसका फ्रैक्चर लाइन यहाँ पे जैसे ही आया तो रुक गया, मतलब कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फ्रैक्चर लाइन होगा ड्यू टू ट्रॉमा, ये सेकंड फ्रैक्चर लाइन होगा ड्यू टू ट्रॉमा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोलते हैं पप्पेस रूल। कौन पहले किया कौन बाद में इम्पैक्ट किया, उसके बाद आता है बाकी। अब बात करते हैं
क्लिनिकल फीचर इन क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, मतलब क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर किया तो उसका क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है एंटेरियल क्रेनियल फोसा या मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है भाई। तो एंटेरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में क्या होता है कि CSF रायनोडिया देखने को मिलेगा। CSF रायनोडिया कहने का मतलब क्या होगा कि नोज से CNF का फ्लूइड बाहर आएगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि ये CSF रायनोडिया है या फिर कॉमन कोल्ड के कारण रायनोडिया है। तो सिंपल तरीका है भाई, यदि CSF रायनोडिया होगा तो यदि बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा। ग्लूकोज ज़्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा। दूसरा क्या होता है कि बीटा टू ट्रांसफेरिन प्रेजेंट होगा किसमें, CSF वाले में, CSF रायनोडिया में। मतलब कि वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो कॉमन कोल्ड का है या CSF का है। फिर नोज से और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को ब्लीडिंग ऑफ द नोज देखने को मिलेगा। नोज क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग। पास्थेसिया ऑफ टिप ऑफ नोज में टिप ऑफ नोज जो है पास्थेसिया मतलब कि इसमें सेंसेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद ब्लैक आई, आँख ब्लैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड यदि वहाँ पर जम जाता है तो ब्लैक आई देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर की, तो CSF ओटोरिया मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है। तो CSF ओटोरिया, ओटोरिया मतलब ओटो आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ईयर में ओटोरिया, मतलब CSF कहाँ से निकलेगा, ईयर से निकलेगा। ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स, ईयर से ब्लीडिंग आ सकता है। बैटल साइन देखने को मिलेगा। बैटल साइंस क्या है भाई, बैटल साइंस बात करते हैं क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा बात करते हैं। यहाँ पे अपना मेरा नोट्स है। तो बैटल साइंस क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्यूमोसिस इन मस्टोइड रीजन। एक्यूमोसिस मतलब कि कहीं ना कहीं वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता होगा इन मस्टोइड रीजन, कुल मिला के यही सब होगा। इसी को बोलते हैं बैटल साइंस। उसके बाद फेशियल नर्व पैल्सी, मतलब कि हम एक बार बैटल साइंस आप लोग देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, एक्यूमोसिस कुछ सिर्फ बोल रहे थे, वही मैं बोल दिया हूँ कि इन द मस्टोइड रीजन, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। फेशियल नर्व पैल्सी मतलब क्या होता है, फेशियल जो नर्व्स हैं उसमें पैरालाइसिस आ जाएगा। तो क्या होगा कि फेस में एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दे पाएंगे, मतलब हंसना होगा तो हंस नहीं पाएंगे, रोना होगा तो रोने का नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। CSF रायनोडिया मतलब कि वेरी रेयर है, मतलब कि मिडिल क्रेनियल फोसा में मेनली वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में CSF रायनोडिया दिखता है, लेकिन इसमें भी रेयरली देख सकते हैं। फिर हेमोटिम्पेनम मतलब कि सिंपल सी बात है, हीमो मतलब क्या होता है, ब्लड। टिम्पेन मतलब क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब कि ब्लड एक्युमुलेशन है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वहाँ पे के पास ब्लड एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्नियल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, इधर का पोस्टीरियर मिडिल एंटीरियर, तो यहाँ फ्रैक्चर होता है। तो वहाँ पर केसेस में क्या होगा, बॉगी स्वेलिंग इन द नेप ऑफ द नेक, मतलब कि बॉगी स्वेलिंग हो जाएगा यहाँ पर नेक वगैरह में बॉगी स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कूप एंड काउंटर कूप इंजरी, मतलब होता है कि अगर भी इंजरी करता है ना तो यहाँ इम्पैक्ट किया तो यहाँ पे कूप हुआ, इसके कारण इधर इंजरी भी काउज कर जाता है, क्योंकि जो अंदर का जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का मतलब कल मिला के ब्रेन टिश्यू जो है अंदर हिट किया, तो हिट किया तो किसी बोनी में टकराने से क्या होगा कि वहाँ पर उसमें भी इंजरी हो जाएगा। क्योंकि यदि हम इधर मूव करते हैं तो सिंपल सा लॉ है यार, लॉ ऑफ फिजिक्स या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर फिजिक्स लगा सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि कोई भी चाहे अपने स्थिति में बरकरार रखना चाहता है, तो हम यदि आगे ठोक करेंगे तो पीछे जाके उसको सेम स्थिति में मैनेज रखेगा। सीधी बात है, वही बात जो, तो वही बात होता है कूप एंड कॉन्टर। कूप मतलब इंजरी एट द इम्पैक्ट साइड, काउंटर कूप मतलब इंजरी अपोजिट टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट, मतलब यहाँ हिट किया तो यहाँ भी इम्पैक्ट करता है, यहाँ भी इम्पैक्ट करता है। देखते हैं, बात करते हैं, डिपेंड करता है। यदि पीछे बोनी हो तो नहीं कर, यदि बोनी जो सरफेस होगा वो सॉफ्ट होगा तो नहीं भी हो सकता है। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, आगे आगे पढ़ाई करेंगे। तो काउंटर कूप इंजरी अपोजिट टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है भाई, बात कर लिए। कॉमनली सीन द ब्रेन, ब्रेन में देखने को मिलता है। ऑल्सो इन अदर ऑर्गन्स, मतलब कि ब्रेन में मोस्ट कॉमन है, लेकिन अदर लाइक लंग्स लीवर्स में भी देख सकते हैं, स्प्लीन में। रेयर इन द चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 साल के बच्चे से कम में कूप काउंटर कूप नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता भाई, बच्चे में कूप काउंटर कूप इसलिए नहीं दिखता है कि बच्चे का बोन पहले सॉफ्ट है यार, उसको ऐसे से होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हीट नहीं करेगा, सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है ड्यू टू द ब्लो ऑफ फॉल, हिट किया या फिर गिर गया, इसके कारण होता है। ठीक है भाई। सीन व्हेन हेड इज फ्रीली मोबाइल, मतलब हेड फ्रीली मोबाइल होगा तब ये देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो
क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसके रिगार्डिंग जो है, इसको जो प्रूव करता है वो स्ट्रुक हुप थ्योरी या वैक्यूम थ्योरी। व्हेन इम्पैक्ट अकर्स टू ए साइड ऑफ ए स्कल, वैक्यूम इज क्रिएटेड टू द अदर साइड विच डिस्पोज थ्रू द काउंटर स्कूप इंजरी। मतलब होता क्या है कि स्ट्रक हुप थ्योरी क्या कहता है कि इम्पैक्ट पड़ा एक साइड में, दूसरे साइड में क्या होता है, सारा टिश्यू इधर आ जाएगा तो वैक्यूम आएगा, वैक्यूम कारण उधर खींचेगा तो क्या होगा, उधर हिट करता है, इसलिए क्या होता है काउंटर स्कूप इंजरी। ऑसिपिटल इम्पैक्ट या फ्रंटल लोब कंट्यूजन। हॉस्पिटल इम्पैक्ट हुआ, हॉस्पिटल इम्पैक्ट हुआ, मतलब हॉस्पिटल पे इम्पैक्ट पड़ा तो यहाँ पे कुप हुआ, तो फ्रंटल लोब कंट्यूजन, फ्रंटल लोब में इंजरी काउज किया, मतलब ऐसे किए तो ये आगे हिट किया अंदर वाला टिश्यू, मतलब जब ऐसे तो आगे वाला अंदर हिट किया। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आगे, जब क्या बोलते हैं सर नहीं उल्टा दिखा रहा है, ये यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है तो पीछे लग रहा है वो दिखा, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो मोस्ट साइड ऑफ काउंटर स्कूप इंजरी फ्रंट, मतलब ऐसे हिट किए ना तो अंदर का टिश्यू आगे गिर गया ना, तो ये फ्रंटल लोब में टकराया है ना, फ्रंटल बोन में, तो वहाँ पर क्या होता है इंजरी काउज करता है। ये हो गया काउंटर स्कूप। जब पीछे हिट किया कुछ सरफेस पे हो गया कुप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ काउंटर स्कूप इंजरी फ्रंटल लोब कंट्यूजन विथ ऑसिपिटल इम्पैक्ट, मतलब ऑसिपिटल इम्पैक्ट हुआ तो फ्रंटल लोब कंट्यूजन, फ्रंटल लोब में इंजरी हो गया, ठीक है। फ्रंटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब्स आर मोर प्रोन ज़्यादा उसमें दिक्कत होने वाला है काउंटर स्कूप इंजरी में कहाँ दिखता है, फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में। कब दिखेगा वो बात कर लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में इंजरी ऐसे बेस ऑफ स्कल इज दो लोब्स आर रफ एंड रेगुलर। पहले ही बताया था कि जहाँ पे सॉफ्ट होगा रेगुलर होगा वहाँ पे तो होगा ही नहीं इंजरी, सॉफ्ट होगा तो क्यों टकराएगा, तो कोई दिक्कत होगा। दिखा जहाँ पर रफ होगा या इरेगुलर होगा, ठीक है भाई। पॉसिबिलिटी कूप एंड काउंटर कूप, माइल्ड नील इंजरी, मतलब बहुत कम कूप लगता है तो उससे कारण सीवियर इंजरी हो सकता है काउंटर कूप। अभी कभी क्या होता है कूप के केस में ऑसिपिटल फॉल हुआ, उसमें कारण हम लोग बच कर किए थे क्योंकि फ्रंटल लोब का काउंटर कूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंटल इम्पैक्ट हुआ तो ऑसिपिटल का जल्दी काउंटर कूप नहीं हो पाता है क्योंकि ऑसिपिटल लोब जो क्या है, फ्रंटल इम्पैक्ट हॉस्पिटल पर होना चाहिए, हॉस्पिटल पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सॉफ्ट है भाई। देखिए नो हॉस्पिटल इंजरी एज इनर सरफेस ऑफ हॉस्पिटल बोन इज स्मूथ, ठीक, स्मूथ या सॉफ्ट जो भी सेम ही है, समझिए वही दो कारण होता है, स्मूथ और सॉफ्ट, और कुछ भी लगा सकते हैं। फिर टेम्पोरल लोब क्या होता है, वन साइड हिट किया, हॉस्पिटल अपोजिट टेम्पोरल लोब में क्या होगा, काउंटर कूप होगा, इसमें अपोजिट टेम्पोरल लोब। उसके बाद कॉन्ट्रोलेटरल, मतलब कि इधर हिट किया तो कॉन्ट्रोलेटरल, मतलब इसके अपोजिट में, इधर हिट किया तो इधर अपोजिट में, तो लेटरल सरफेस ऑफ इपिसीलेटरल लोब, मतलब कि ब्रेन के अंदर दो लोब होता है भाई साहब। देखिए आपको फिगर से समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर से हम लोग बात करते हैं। कहाँ गया फिगर भाई, बनाना नहीं, फिगर नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे आपका ब्रेन है, देख सकते हैं ऐसे आपका ब्रेन है, तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब में इम्पैक्ट किया तो क्या होगा कि अंदर के क्या होगा, क्रोनल सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे ब्रेन टिश्यू दो है, तो यहाँ पे हिट गया तो यहाँ पे कूप हुआ, यहाँ पे काउंटर इप्सिलेटर सेम साइड ऑफ इन अपोजिट, एक तो यहाँ पे, तो दो चीज़ था यहाँ पे, अपोजिट टेम्पोरल लोब, मतलब कि ये टेम्पोरल लोब इधर वाला टेम्पोरल लोब में, और क्या होगा दूसरा क्या था देख लीजिए आप, वही लिखा कॉन्ट्रोलेटर सरफेस, अपोजिट सरफेस ऑफ इप्सिलेटर लोब, एक लोब के अपोजिट सरफेस में हो जाएगा, मतलब यहाँ कूप किया तो यहाँ काउंटर कूप, यहाँ काउंटर कूप, समझ सकते हैं। सॉरी यहाँ कूप किया, इसके कारण क्या होगा, पहले तो कूप काउंटर कूप यहाँ पे होगा अपोजिट टेम्पोरल लोब में। दूसरा क्या होगा कि यहाँ कूप किया तो सेम ही लोब के, मतलब दो लोब होता है राइट एंड लेफ्ट हो, सेम ही लोब के कॉन्ट्रोलेटर सरफेस पे, मतलब इप्सिलेटर लोब मतलब सेम लोब में, काउंटर सरफेस मतलब यहाँ पे, तो मतलब यहाँ तो इस कूप के कारण ये काउंटर कूप होता है, मतलब ये कहाँ टेम्पोरल लोब के केस में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब आता है इंटरनल क्रेनियल हेमरेज, मतलब कि क्रेनियम के अंदर खून का जमाव, रक्त का जमाव इन द क्रेनियल, मतलब इंटरनल हेमरेज, क्या बकचोदी कर रहा है, ठीक है। एनाटॉमी बात करते हैं, बेसिक अरेंजमेंट क्या होता है फ्रॉम इनसाइड से आउटसाइड। सबसे पहले ब्रेन मैटर है, अंदर से बात करते हैं, अंदर से बाहर ब्रेन मैटर है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन मैटर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होता है क्या, पिया मैटर। उसके बाद अर्किनॉइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मतलब दूर, पिया मतलब नजदीक, तो पिया मतलब पास, दूरा मतलब दूर।
तो पिया मैटर, दूरा मैटर, उसके बीच में क्या अर्कोनॉइड मैटर, ठीक है। तो 3 लेयर हो गया। उसके बाद स्कल वॉल्ट मतलब कि जो बोनी वाला है पार्ट है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। स्पेस क्या क्या स्पेस बना, तो आप लोग एक फिगर्स में बनाया था, उसको आप लोग दिखा देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे आप लोग क्या ही थ्योरेटिकल समझ पाइएगा, कोशिश करता हूँ समझाने का। यहाँ पे हम लोग बनाए थे फिगर, हाँ ये देख सकते हैं आप। तो ये है, देखिए सबसे नीचे वाला जो है बेन मैटर है, उसके बाद उसके ऊपर पिया मैटर, उसके बाद अर्कनॉइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर, उसके बाद स्कल वॉल्ट मतलब बोनी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि स्कल वॉल्ट है और ये जो ड्यूरा मैटर उसके बीच में क्या है, इपी ड्यूरल स्पेस। उसके ड्यूरल के नीचे क्या होगा, सब ड्यूरल स्पेस। उसके नीचे क्या होगा, सब अर्कनॉइड है तो सब अर्कनॉइड स्पेस। तो ये सब स्पेस जो बना, पिया मैटर इसके बीच में स्पेस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जो स्कल वॉल्ट है या इपी ड्यूरल स्पेस, उसके बीच में एक आर्टरी होता है, उसको बोलते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ पे ये देखिए मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो गया। उसके बाद जो ये हो गया सब ड्यूरल स्पेस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे वेन जो होता है, कनेक्टिव वेन्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग वेन्स। क्यों कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, ब्रिजिंग वेन्स। उसके बाद सब अर्कनॉइड स्पेस में बहुत सारे क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं। लाइक क्या बोलें आपको, वो अपना बात करते हैं अभी आगे, सर्कल ऑफ विलिस वगैरह होता है, हाँ वही मैं भूल गया था। तो सर्कल ऑफ विलिस वगैरह होता है, तो वहाँ मतलब जो भी आर्टरी वार्टरी है ये सब स्पेस में वो सब रप्चर करेगा, कुल मिला के हेमरेज या हेमाटोमा कॉल करेगा। तो बात करते हैं एनाटमी। बेसिक एलिमेंट हम लोग एनाटमी की बात कर दिए। सबसे अंदर था सबसे अंदर ब्रेन मैटर, उसके ऊपर एकदम चिपका हुआ पाया मैटर, पास वाला पाया मैटर, दूर वाला ड्यूरा मैटर, बीच में अर्गोनॉइड मैटर, और जो ड्यूरा मैटर उसके ऊपर क्या होगा, बोनी वाला पार्ट हो जाएगा स्कल वॉल्ट, ठीक है भाई। स्पेस हो गया एक्स्ट्रा विटामिन कहाँ, स्मॉल मैटर बात कर चुके हैं। देखिए एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ, स्कल वॉल्ट और ड्यूरा मैटर के बीच में। इपिड्यूरा स्पेस क्या होगा, ड्यूरा मैटर अर्गोनॉइड मैटर के बीच, सब अर्गोनॉइड और पिया मैटर के बीच में। यहाँ पे मिड मेनिंजियल आर्टरी था, यहाँ पे ड्यूरल वेनस साइनसेस वगैरह थे सब ड्यूरल स्पेस में, या फिर ब्रिजिंग वेन्स था। CSF में CSF और सर्कल ऑफ विलिस हो जाएगा अपना सर्कल स्पेस में। उसके बाद ICH इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, तो इपिड्यूरल हेमाटोमा या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल स्पेस में सब अर्कनॉइड हेमरेज हो जाएगा। ये 3 हेमरेज होता है। पहला क्या मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, दूसरा का ब्रीजिंग वेन, तीसरा का सर्कल ऑफ विलिस वगैरह कॉज करता है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग हो गया। जल्दी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। कितना मिनट हो गया, 32 मिनट। कितना पार्ट बच रहा है यार, अभी तो काफ़ी पार्ट बचा हुआ है, तो जल्दी करते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज मतलब क्या हुआ बताए थे। एक्स्ट्रा ड्यूरल या इपिड्यूरल स्पेस में यदि हेमरेज होता है, उसमें कौन सा वहाँ पे, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी देख सकते हैं, उसके ऊपर स्कल वॉल्ट, उसके नीचे ड्यूरा मैटर, दोनों के बीच में एक मेनिंजियल आर्टरी जो हम लोग ड्रॉ किए थे गोल सा, याद आया, हाँ तो वही वाला बात बता रहा हूँ। तो हाई फैटेलिटी मतलब फैटाल होता है। लिस्ट कॉमन ICH मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें जानलेवा बीमारी होता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगा। मोस्ट कॉमन इन द यंग एडल्ट, 20-40 साल के को मोस्ट कॉमन होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। ब्लो टू द टेम्पोरोपैराइटल रीजन, पैराइटल रीजन, यहाँ ब्लो हुआ मतलब हिट किया, या टेरियन में फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन हो जाएगा। मोस्टली फिशर फ्रैक्चर होता है यहाँ पे। रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हुआ, जिसके कारण ब्लीडिंग इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, ब्लीडिंग आया। ठीक है, ब्लीडिंग इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंट्राक्रैनियल टेंशन हो जाएगा। ब्लीडिंग इंक्रीज करेगा तो दबाएगा अंदर टिश्यू को, तो वो दबाएगा ब्रेन को। इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, दबाया तो ब्रेन का प्रेशर हो गया, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यहाँ पे बगल में ब्रेन स्टेम है तो ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्पोरल है तो यहाँ ब्रेन स्टेम, तो डेथ ड्यू टू द रिस्पायरेटरी फेलियर, यदि ब्रेन स्टेम होगा तो वहाँ रिस्पायरेटरी फेलियर का चांस बढ़ जाता है, तो वहाँ पे डेथ का केसेस भी आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कूप इंजरी यूनिलेटरल। इस केस में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के केस में कूप इंजरी यूनिलेटरल होगा। 35 ml ऑफ ब्लड इज इनफ टू कॉज क्लिनिकल फीचर्स। फीचर क्या, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, ल्यूसिड इंटरवल। क्लिनिकल फीचर में बात करें तो एक ल्यूसिड इंटरवल होता है जब हम देखते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, तो यहाँ पे ल्यूसिड इंटरवल होता है। ल्यूसिड इंटरवल क्या है क्या नहीं है उसके बारे में समझते हैं। मतलब कि ब्लो आया, हिट किया, वो अनकॉन्शियस हो गया,
फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हुआ, उसके बाद क्या होता है, फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। डिफरेंट रीजन है, उसके लिए बात करेंगे हम लोग। तो इस केस में क्या चांसेस होता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो एक गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं कि वो कॉन्शियस स्टेज जो बीच में आया, जिसको ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं, उसमें पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेडिको लीगल केस भी बन सकता है, डॉक्टर को दिक्कत में भी आ सकते हैं। उसके बाद जो ल्यूसिड इंटरवल है उसमें यदि कोई बयानबाजी दिया जाता है तो बिल्कुल वैलिड होगा। यहाँ तक कि यदि कोई क्राइम को खुद कबूल करता है पेशेंट, तो वो भी पूरा मतलब क्या होता है, लीगली वैलिड होगा। चलिए बात करते हैं अच्छे से। ये आपका पीडीएफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ल्यूसिड इंटरवल ए पर्सन ऑफ कॉन्शियसनेस, ए पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन द टू अनकॉन्शियसनेस। वही हम बताए थे, अनकॉन्शियस है इधर, इधर देखिए अनकॉन्शियस, इधर कॉन्शियस, इधर कॉन्शियस, दोनों से देखिए अनकॉन्शियस। अरे पेन लाइए, पेन से बात करते हैं। मोबाइल को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनकॉन्शियस पीरियड, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बीच में कॉन्शियस पीरियड, इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। अनकॉन्शियस क्यों हुआ? ड्यू टू कॉन्फ्यूजन और ड्यू टू कन्फ्यूजन, या जो कि टेम्पोररी होता है, मतलब कुछ हिट किया उसके कारण हो गया। अनकॉन्शियसनेस क्यों होता है? ड्यू टू ब्लीडिंग, इंक्रीज ब्लीडिंग क्या किया, ब्रेन कंप्रेशन, डेथ काउज किया। तो अनकॉन्शियस ने फिर दोबारा जो आया वो क्या, ब्लीडिंग इंक्रीज करने का, दोबारा कन्फ्यूजन टेम्पररी जो होता है। नोट कर लेते हैं। इन लूसिड इंटरवल पेशेंट कैन गिव ए वैलिड एविडेंस, वैलिड विल इज क्रिमिनली लायबल। वही हम बोले थे, वैलिड एविडेंस दे सकता है, वैलिडली कोई चीज़ लिख सकता है जो कि बिल्कुल वैलिड होगा। अब प्लस में क्रिमिनली लायबल होगा, यदि मतलब कोई क्रिमिनल काम किया है उसने, उसको माना है तो लायबल होगा, यदि वो बचता है तो उस पर सजा होगा। डॉक्टर इफ मिस्ड, अब डॉक्टर में क्या दिक्कत आएगा इस केस में, इफ मिस्ड डायग्नोस एंड पेशेंट डाई, मतलब कि यदि मतलब कि हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाए, हम लोग क्या किए कि जैसे देखे कॉन्शियस, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिए, उसको रोके नहीं। तो क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे निग्लिजेंस है, क्योंकि हमें जैसे ही देखेंगे एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज का केस है तो हम पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल ना किया जाए कि बाकी कोई ब्लीडिंग का तो दिक्कत नहीं है। ब्लीडिंग होगा, अंदर ब्रेन कंप्रेशन होगा, ब्रेन कंप्रेशन डेथ काउज करेगा फेल्योर का कारण। तो इस सब केसेस को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। निगलेक्ट करते हैं तो हम लोग वी आर लायबल अंडर 304 ए IPC ड्यू टू द मेडिकल निगलिजेंस। ठीक है। दूसरा और क्या देखो, डायलेटेड एंड फिक्स पिपल होगा ड्यू टू थर्ड कैनियल नर्व पेल्सी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मिक नर्व जो होता है उसको पेल्सी मतलब कि पैरालिसिस के कारण, या फिर कॉन्ट्रोलेटर हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा, मतलब कि हेमीपैरेसिस मतलब पैरालिसिस देखने को मिलेगा था। फिर कर्नहॉर्न्स नॉच फेनोमेना, जैसे फर्स्ट लोकलाइजिंग साइन, मतलब जैसे यहाँ पर क्या था, कॉन्ट्रोलेटर था वो वन का एपिलेटर आ जाएगा तो फॉल्स न्यू लोकलाइजिंग साइन आता है। व्हेन ब्लीडिंग इंक्रीज, अनकल हर्निएशन, इम्पिगमेंटेशन और ट्रेटियम सेरेब्रली, कंप्रेशन और फाइबर ऑफ सेरेब्रल पेडंकल, जिसके कारण कर्नोस नॉच फेनोमेना होता है, एप्सिलेटर हेमीपैरेसिस या डायलेटेड पीपल। अब क्या बात करते हैं, सब फिगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेमाटोम वगैरह का। उसके बाद बात करते हैं CT, बाइकन्वेक्स लेंटिफॉर्म या लेंस शेप डज नॉट क्रॉस द सुचर, मतलब ये क्या हुआ, CT एक्सरे CT में क्या देखते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लॉट, कैनिटोटोमी या बरहोल। उसके बाद अभी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है तो हम भी थोड़ा बोर हो चुके हैं, तो बाद में बात करते हैं सब ड्यूरल हेमरेज के बारे में। अभी तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो एक शायरी हो जाए जो मेरे मन के बहुत करीब है कि शरीर के दर्द को छुपा भी ले, नहीं दिल के दर्द को कैसे छुपाऊं, शरीर का दर्द होता तो छुपा भी लेता, ये दिल के दर्द ये कमबख्त आंखें बयां कर देती है, एक कमबख्त आंखों के आंसू बयां करता है। दर्द शरीर का होता तो छुपा भी लेता, ये दिल का दर्द आंसू में निकल आते हैं। पता नहीं, जो भी हो जैसा भी हो, अच्छा नहीं है, चलेगा। अच्छा, तब तक मेन बात कर लेते हैं, मज़ा आया कि नहीं।
पढ़ाई लिखाई का मन है तो करिए, नहीं मन है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में। जब मन करे जब उठे तब सवेरा का कॉन्सेंट्रेट रखिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, कोई ऐसा चीज़ है जो आप कर नहीं सकते। बस बात ये है कि आप जिस आदमी को कम्पीट कर रहे हैं उसने उस चीज़ के लिए कितना समय दिया है। यदि एग्जैक्ट उतना समय आप भी देते हैं तो आप उसके लेवल पर पहुंच जाइएगा, या फिर उससे थोड़ा कम। मतलब कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग यू वांट टू अचीव। इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू शुड टू डू यू हैव टू गिव द टाइम। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एवरीथिंग। अब ड्राइवर है, हम ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर ने ज़्यादा टाइम ड्राइविंग में दिया है तो उसको ड्राइविंग आएगा, सिंपल सी बात है। हमने ड्राइविंग में नहीं दिया, हमको नहीं आएगा। हमने किस चीज़ में दिया है, बकचोदी करने में, तो बकचोदी हमसे कोई जीत नहीं सकता। तो वही सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा समय दीजिएगा उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। यदि आपसे ज़्यादा समय दिया होगा तो वही हरा सकता है। तो इसलिए जो चाहिए करिए, मौज करिए, जो जीता वही सिकंदर। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।